हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को पढ़ना है क्या, असाइनमेंट नंबर 12। असाइनमेंट नंबर 12 करने से पहले हमें चैप्टर नंबर 12 हमको स्टडी करना हो, और उसमें हमें बेसिकली समझना होगा जीएसटी इंट्रोडक्शन। तो जीएसटी इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे जीएसटी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पहले थोड़ा फंडामेंटल्स अगर आप उसको समझ लोगे तो जीएसटी को टैली पे करना आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पे दिया है कि बिफोर लर्निंग जीएसटी ऑन टैली, जीएसटी को टैली पे स्टडी करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस का आपको आंसर समझना होगा। जस्ट लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टैक्स, है ना। आपको पता है जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो पहले तो हमको ये समझना होता है कि व्हाट इज टैक्स, टैक्स होता क्या है। सो दिया इट इज द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सबसे बड़ा साधन है ना। बहुत सारी गवर्नमेंट से अलग अलग कंट्रीज है। किसी कंट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छा है, तेल अच्छा पाया जाता है तो तेल से इनकम कमा लेते हैं। किसी गवर्नमेंट के पास और कोई मिनरल्स है, उसको बेच के वो इनकम कमाती है। मतलब कोई ना कोई जरिया है। किसी किसी कंट्री में टूरिज्म बहुत होता है तो टूरिज्म से वो इनकम कमा लेती है ना। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर हम बात करें तो बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज भी है, टूरिज्म भी है, लेकिन वो उससे उतनी इनकम नहीं हो पाती है कि हम यहाँ का खर्चा चल सके। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, टैक्सेस चार्ज करने पड़ते हैं, जिस टैक्सेस के जरिए ये अपने रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा अर्न करता है। सो व्हाई इट इज द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, बिकॉज अप्रॉक्स 52% टोटल रेवेन्यू का वो कहां से जनरेट करिए, गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू। इसीलिए इसको हम मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल इन इंडिया। तो कितने तरह के टैक्सेस इंडिया में एप्लीकेबल हैं। तो दो तरह के टैक्सेस होते हैं सर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। जैसे इंग्लिश में आप सेंटेंस पढ़ते हो, डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस। है तो सेंटेंस ही, मीनिंग तो वही है, उसी तरह दोनों ही टैक्स है, दोनों टैक्स गवर्नमेंट के पास ही जानी है। बट एक डायरेक्ट बोलते हैं, एक इनडायरेक्ट। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, इट इज चार्ज ऑन इनकम, है ना। तो अभी आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग अगर इनकम कमा रहे हो तो आप लोग टैक्स दोगे। तो क्या आप लोग इनकम कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, तो यानी आप अभी डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे हो। डायरेक्ट टैक्स कब इंसान देता है, जब वो इनकम कमाना, जब वो इनकम कमाएगा तब आप टैक्स दोगे। उस इनकम पे अगर कोई टैक्स दे रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। इट्स लाइबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। अगर मिस्टर ए के ऊपर डायरेक्ट टैक्स की लाइबिलिटी चार्ज की गई है तो मिस्टर ए को ही उसकी लाइबिलिटी का पेमेंट करना है। डायरेक्ट टैक्स में क्या कौन कौन से टैक्सेस आते हैं, लाइक इनकम टैक्स, टीडीएस जिसका फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये एक तरह का एडवांस इनकम टैक्स ही होता है। टीसीएस होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। दीज आर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इट इज चार्ज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं और उसको खरीदते समय जो टैक्सेस हम देते हैं उसमें लिखा होता है ना प्रोडक्ट के ऊपर इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो हम वो जो टैक्स दे रहे हैं वो कौन सा है, उसको हम जीएसटी बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्लियर। इट्स लाइबिलिटी कैन बी शिफ्टेड टू समवन एल्स, बिल्कुल आराम से टैक्स शिफ्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं सपोज इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना रहा हूँ। तो गवर्नमेंट कहती है भाई आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना रहे हो, आपको 18% टैक्स देना होगा। हमने ठीक है, सामान का दाम जोड़ा प्लस उस पर 18% टैक्स जोड़ा। हम तो वसूल लेंगे होलसेलर से, हम उसी से टैक्स वसूलेंगे और वही टैक्स उठा के दे देंगे। अब अपने जेब से थोड़ी ना दे रहे। होलसेलर भी क्या करेगा, वो भी सामान का दाम प्लस टैक्स जोड़ेगा और किससे वसूल लेगा, रिटेलर से। रिटेलर किससे वसूलेगा, कंज्यूमर से। फाइनली सारा बर्डन किसको देना पड़ता है, कंज्यूमर को, जो फाइनली उस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। इसमें एग्जांपल्स में क्या आएगा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्या है, कस्टम ड्यूटी है ना। जब दूसरी कंट्री से कोई भारत में सामान आता है तो कस्टम वाले होते हैं ना, तो वहां कस्टम ड्यूटी लेते हैं। रोड टैक्स होता है ना। आप गाड़ी उड़ी खरीदो तो वन टाइम रोड टैक्स देना पड़ता है, और जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं वो हर साल रोड टैक्स देते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक। तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो भी हम टैक्सेस देते हैं उसे हम क्या कहते हैं। देखो आप भले अभी ये वाला टैक्स तो नहीं दिए होगे क्योंकि अभी आप इनकम नहीं कमा रहे हो, लेकिन ये टैक्सेस तो आपने दिया है। जब जब आपने गुड्स खरीदा है, जब जब आपने सर्विसेज किया है, खरीदा है, आप टैक्सेस देते हो। क्लियर है ना। व्हाट इज जीएसटी, हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जीएसटी है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज जीएसटी।
सो इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो टोटल क्या है ये, अगर हम बात करें डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि किसके ऊपर चार्ज होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। इम्प्लीमेंटेड इनटू इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, ये भारत में कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 में ये भारत में लागू हुआ, ध्यान रखें। नाउ हाउ मेनी टाइप ऑफ सप्लाई अंडर द जीएसटी, है ना, हाउ मेनी टाइप ऑफ सप्लाई अंडर द जीएसटी, जीएसटी में कितने तरह के, देयर आर 2 टाइप ऑफ सप्लाई अंडर द जीएसटी, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक इंटर स्टेट सप्लाई होता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई व्हेन द सप्लाई इज मेड विद इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर ही कोई जब सामान खरीदा बेचा जाता है, इट अट्रैक्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर स्टेट के अंदर खरीदोगे बेचोगे तो वहां पे क्या होगा, अगर टैक्स का रेट 18% है तो डिवाइड हो जाएगा 50-50, यानी कि 9% सीजीएसटी हो जाएगा, 9% एसजीएसटी हो जाएगा। अगर किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर, मान लो अंडमान निकोबार के अंदर कोई सामान खरीदा बेचा जा रहा है, तो वहां सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी नहीं चार्ज होगा, क्या चार्ज होगा, यूटीजीएस, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे बस 2 लोग को छोड़ देना, दिल्ली और पुडुचेरी को। दिल्ली और पुडुचेरी आपका यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उनके अंदर कोई, अगर दिल्ली के अंदर कोई सामान खरीदा बेचा जाता है तो वहां सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी ही लगता है, यूटीजीएसटी नहीं लगता। बिकॉज जीएसटी लॉ ने उनको पूरी तरह से क्या नहीं माना, यूनियन टेरिटरी नहीं माना, क्योंकि उनका अपना सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होते हैं, है ना। पुडुचेरी में भी सेम है, बट रेस्ट ऑफ द पार्ट में कोई इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है ना। तो एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो, जीएसटी लॉ ने इनको पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी नहीं माना, उनको स्टेट का दर्जा दिया जीएसटी लॉ के अंदर, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली और पुडुचेरी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, बट जीएसटी लॉ के तहत उनको यूनियन टेरिटरी से क्या कर दिया, बाहर करके स्टेट मान लिया। चलिए, इंट्रा स्टेट सप्लाई तो समझ में आ गया। अब इंटर स्टेट सप्लाई होता है व्हेन सप्लाई इज मेड बिटवीन द 2 डिफरेंट स्टेट, जब 2 डिफरेंट स्टेट में सप्लाई होती है, इट अट्रैक्ट आईजीएसटी, है ना। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई सामान सपोज करो उत्तर प्रदेश से दिल्ली जा रहा है, कोई सामान यूपी का डीलर दिल्ली को बेच रहा है ना, तो जाहिर सी बात है जो भी टैक्स लगेगा, मान लो 18% टैक्स लग रहा है उस सामान के ऊपर, आधा तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी, आधा कौन रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट। अब दोनों में झगड़ा होगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आधा टैक्स रखेगी कि दिल्ली, तो उसमें यहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन पे, आप जीएसटी के डेफिनेशन पे ध्यान दो, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो यहाँ पे देखा जाता है गुड्स का डेस्टिनेशन किधर है, यूपी से कहां जा रहा है, दिल्ली, तो यानी आधा उस स्टेट को मिलेगा जहां पे गुड्स की डेस्टिनेशन है, यानी सेलर स्टेट को नहीं पैसा मिल रहा है, पैसा किसको मिलेगा, जो बायर स्टेट होगा दिल्ली, तो दिल्ली गवर्नमेंट को आधा टैक्स का पैसा मिलेगा। तो जो आईजीएसटी का पैसा होता है वो डायरेक्ट किसके खाते में चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा 18% आईजीएसटी लग जाएगा, 18% सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी, आधा अपनी जेब में डालेगी, आधा उस स्टेट को दे देगी जिस स्टेट में उस गुड्स का डेस्टिनेशन होगा। गेटिंग माय पॉइंट। जबकि यहां क्या होता था, यूपी के अंदर कोई सामान खरीदा बेचा जा रहा है, आधा सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा यूपी गवर्नमेंट, सीधा सीधा, यहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, ठीक है। तो ये आईजीएसटी कुछ और नहीं है सर, ये आईजीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ अब कुछ क्वेश्चन है, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आप लोग को ये बुक मिल जाएगी तो आप लोग इसको डायरेक्टली वहां लिख लीजिएगा, फिलहाल मैं समझा दे रहा हूं। सप्लाई बिटवीन मुंबई टू चेन्नई, तो टाइप ऑफ सप्लाई को क्या बोलोगे तुम, कौन सी सप्लाई है, इंट्रा स्टेट के इंटर स्टेट, इट इज इंटर स्टेट सप्लाई। क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई। कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। सप्लाई बिटवीन लखनऊ टू कानपुर, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट है, लोकल सप्लाई भी बोलते हैं इसको, जब स्टेट के अंदर सप्लाई होता है कई लोग इसको इंट्रा स्टेट, कई लोग लोकल सप्लाई भी बोलते हैं। तो क्या लगेगा, सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी। सप्लाई बिटवीन अंडमान एंड दिल्ली, ये भी इंटर स्टेट ही है, जब बॉर्डर क्रॉस हुआ तो इंटर स्टेट हुआ। और टैक्स लेवी आईजीएसटी। समझ गए कि नहीं समझ गए,
इवन दो कोई सामान अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं, दूसरी कंट्री से खरीद रहे हैं, तो भी वो इंटर स्टेट सप्लाई ही है, कोई वो इंटरनेशनल ट्रेड तो ठीक है, बट जीएसटी लॉ में उसको इंटर स्टेट ही बोलेंगे। बॉर्डर क्रॉस हुआ तो इंटर स्टेट। क्लियर? विच गवर्नमेंट चार्ज फॉलोइंग टैक्सेस? कौन गवर्नमेंट चार्ज करती है? विच गवर्नमेंट चार्ज, एंड यहां पे एक चीज और दे रहे, कलेक्ट द फॉलोइंग टैक्सेस। सीजीएसटी चार्ज कौन करता है? कलेक्ट भी कौन करता है? एसजीएसटी चार्ज कौन करता है? कलेक्ट भी कौन करेगा? यूनियन टेरिटरी यूटीजीएसटी चार्ज कौन करेगा? कलेक्ट भी कौन करेगा? और आईजीएसटी चार्ज कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कलेक्ट भी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब जीएसटी अगर बिलिंग हो रही हो, तो अगर मैंने बोला लोकल सेल अगर होता, लोकल सेल होता, इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है ना, तो सेल मान लो हम 1 लाख का कर रहे हैं, 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी लगता है कि नहीं लगता? कितना लगता है यहाँ पे? फाइनली हो जाता है 9,000। और नीचे भी कितना? टोटल बिलिंग कितने की होती? ऐसे बिलिंग होती। जबकि इंटर स्टेट सप्लाई में आईजीएसटी सीधे लग जाता है कितना? टोटल अमाउंट तब भी कितना आएगा? तो समझे कि नहीं समझे? क्लियर? ये जो मैंने चीजें यहाँ पे भी टाइप किया, ये आपको ध्यान रहे, जब आपको बुक मिलेगा आपको खुद से लिखना है। समझ में आ गया ना? कहीं कोई दिक्कत? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट? जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? इसका मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है सर? यानी कि क्या इंडिया में कोई बिजनेसमैन अभी आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो तुरंत उसे रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? बात समझे? अगर तुमने अपनी छोटी सी शॉप स्टार्ट की तो क्या तुरंत रजिस्ट्रेशन लेना है? नहीं लेना है। तुरंत लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, जब आपका सेल, टर्नओवर हम लोग इसको बोलते हैं जीएसटी लॉ में, टर्नओवर, और अपने नॉर्मल लैंग्वेज में आप सेल समझ लो। जब हमारा सेल इस पर्टिकुलर अमाउंट को क्रॉस करता है तब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और ये ध्यान रहे, सालाना चेक होगा, एनुअल। सो द नॉर्मल कैटेगरी स्टेट इज, 2 कैटेगरी स्टेट बनाए गए, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी के स्टेट में वो सारा आता है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब जितने भी आपके क्या नाम है, 7 सिस्टर्स हैं, अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो देयर। तो ये सारे के सारे क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में। वहां पे बिजनेस उतना ज्यादा होता नहीं है, इसलिए वहां टर्नओवर जस्ट आधा रखा गया, 20 लाख। वहां अगर आपका टर्नओवर साल भर में 20 लाख क्रॉस करता है, देन यू नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी इमीडिएटली। बट नॉर्मल स्टेट में जितने भी आते हैं, बाकी सारे स्टेट में लिमिट कितनी है? थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख है। जैसे आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस करता है, यू नीड टू टेक इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन। अगर सपोज इस साल आपका 40 लाख के नीचे रहा, मत लो रजिस्ट्रेशन। अगले साल फिर 40 लाख मत लो, अगले साल उसके अगले साल हो गया 40 लाख क्रॉस, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सर। अब क्लियर है? नाउ इन केस ऑफ सर्विस, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप गुड्स नहीं बेच रहे हो, आप क्या दे रहे हो? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आप रिपेयरिंग सर्विसेज देते हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हो, है ना? इस तरह की कोई भी अगर सर्विसेज देते हो, है ना, तो उस केस में आपके लिए ध्यान रहे, ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के लिए सिंगल लिमिट है कितनी? 20 लाख। सर्विस के केस में अगर आप 20 लाख से ज्यादा की सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हो साल में, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, है ना? व्हाट आर द जीएसटी रेट्स, है ना? तो जीएसटी रेट्स तो बहुत सारे हैं सर, है ना? अभी जैसा कि अभी आपको पता है, न्यू जीएसटी रेट्स फ्रॉम 22 सितंबर 2025, है ना, में चेंजेस हुए, अनाउंस इन 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। एक्चुअली जीएसटी काउंसिल वो कमेटी है जो बेसिकली जीएसटी के सारे नियम कानून बनाती है और इसे लागू करती है ना? तो फ्रॉम द फर्स्ट 2017 से इनकी मीटिंग स्टार्ट हुई है, फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, हर मीटिंग में कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं। तो 56वें मीटिंग में इन लोगों ने क्या किया है, जीएसटी रेट्स में काफी चेंजेस किए हैं और कुछ रेट्स को हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो अब जो फिलहाल जो रेट जो दिख रहे हैं आपको, एक तो 0% नील रेट है, 0.25, 3%, 5%, 18% एंड 40%, है ना? नीचे देखो, जीएसटी रेट रिमूव, कुछ रेट्स रिमूव कर दिए गए
कौन से रेट रिमूव कर दिए गए? 12%, 18%। पहले 12% और 18% भी लगता था, 12%, 18% को, ये टैक्सेस को हटा दिया इन्होंने। हाँ सही तो है, सॉरी गलत में बोल दिया। 12% और 28% को रिमूव किया गया है ना, और एक नया जीएसटी रेट अनाउंस किया गया 40%। बात जरा ध्यान से सुनना, इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना होता है? नहीं समझे? इन दोनों को जोड़ो। 40% हटाया और 40% इंट्रोड्यूस भी कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट? हालांकि कहना सही नहीं है क्योंकि कई कैटेगरी ऑफ आइटम में अलग अलग है ना, इसलिए, लेकिन फिर भी बात तो वही है, 40% हटाया, 40% लाया, आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हो, है ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इसमें थोड़ा सा रेट्स आप स्टडी कर सकते हो। 0% में या नील रेट में क्या आता है? बेसिक नेसेसिटी प्रोडक्ट्स, है ना, जो बेसिक नेसेसिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होती है, उनके ऊपर इन्होंने 0% रखा है, कोई टैक्स नहीं है ना। जस्ट लाइक फूड ग्रेन्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, मिल्क, एग्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इन सब के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस, सर्विस में दो आते हैं, एक हेल्थ सर्विस और एक एजुकेशन, है ना, उसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं है। अब इसमें मैंने डिटेल में दिया है, आप लोग इसमें पढ़ सकते हो। बच्चों की पढ़ाई में जस्ट लाइक मैप्स यूज होते हैं, चार्ट ऑफ एंड ग्लोब्स यूज होते हैं, सम पेंसिल्स हो गए, शार्पनर हो गए, क्रेयॉन्स हो गए, पेस्टल्स हो गए, ओके। सेरेल्स, अब खाने पीने की चीज में सेरेल्स, व्हीट, है ना, राइस, मेज, पल्सेस, दाल मतलब, फ्रूट्स में फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, एग्स, मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क जिसको आप लोग छाछ बोलते हो। ध्यान रहिए, सब अनब्रांडेड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अनब्रांडेड। ब्रांडेड है तब तो सर जीएसटी लगेगी। अनब्रांडेड समझते हो ना? बिल्कुल, जो भी आपको लोकल सप्लाई आपको देता है ना, वो सब अनब्रांडेड कहलाता है, जो डेयरी से डायरेक्ट आ रहा है। बाकी जो ये ज्ञान हो गया, अमूल हो गया, ये सब ब्रांडेड हो गया ना, वो सब ब्रांडेड हो जाते हैं सर, तब उस पर जीएसटी लगती है। ब्रेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी सर 5% है। आइधर आप कोई कार भी खरीद रहे हो ना, एमजी एमजी एक्टर की कार भी खरीद रहे हो, मारुति की कार खरीद रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल है सर, उसके ऊपर कितना है? 5% जीएसटी है। स्कूल, कॉलेज इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जो अप्रूव्ड हो, हॉस्पिटल सर्विसेज, डॉक्टर कंसल्टेंसी फीस लेता है ना, उसमें जीएसटी नहीं इंक्लूड होगी, समझ रहे हैं। नर्सिंग, कोर्ट फीस, कोर्ट में जो फीस लगती है, कोर्ट वोट में नहीं जब होता है कोई केस, वहां पे भी तो फीस उस लगती है, तो वो सब फीस, उस पर कोई जीएसटी। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन फीस, पंचायत सर्विसेज, इन सब के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। चलिए, यानी 0% की कैटेगरी। 0.25 में प्रीसियस स्टोन लाइक डायमंड आता है, रॉ डायमंड्स, तो जो रॉ डायमंड्स होता है उसके ऊपर कितना परसेंट है? 0.25% है। 3% प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर ज्वेलरीज के ऊपर कितना परसेंट जीएसटी है? 3% है। क्लियर? अब सही है। नाउ 5% एवरी इसेंशियल प्रोडक्ट्स। भाई देखो, ये सब तो ज्वेलरी वाले आइटम हो गए, छोड़ दो, हम लोग का जो मेन है तो 5% ना। तो एवरी डे इसेंशियल प्रोडक्ट, रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, है ना, उनके ऊपर। पैक्ड फूड हो गया, बुक्स हो गया, शूज हो गया अप टू 1000, 1000 तक के शूज, क्लॉथ्स हो गया अप टू 1000, है ना, इन सब के ऊपर कितना लगता है? 5%। सही है। अब इसमें आ गया पैक्ड पल्सेस, दाल जो होंगे ना, जैसे लाइक ब्रांडेड वाले जो पैक्ड रहते हैं, एंड पैकेज्ड फ्लोर हो गया, ब्रांडेड कर्ड हो गया, बिस्किट हो गया, स्वीट हो गया, नमकीन हो गया, है ना, चिल्ड्रंस बुक हो गए, इंसेंस स्टिक्स जो हर दिन लोग सुबह सुबह यूज करते हैं, अगरबत्ती इसको बोलते हैं, है ना, चीप स्लीपर्स एंड शूज, वो 1000 रुपए के अंदर वाले, वो सबके ऊपर कितना परसेंट जीएसटी है? 5%। नाउ आप सीधे आता है 18% जनरल कंज्यूमर गुड्स एंड मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, जितने भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं सब पे यही है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, ऑल साइज। पहले था 32 इंच के नीचे रहेगा तो जीएसटी रेट अलग है, 32 इंच के ऊपर का है तो जीएसटी रेट अलग है। अभी सारे साइज के ऊपर जीएसटी रेट एक हो गया है, कितना हो गया है? 18%। क्लॉथ्स अबव 1000, हेल्थ प्रोडक्ट्स, है ना। अब यहाँ पे देखो दे रखा है
फ्रोजन फूड हो गया, पैक्ड जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, चॉकलेट, आइसक्रीम, स्मार्टफोन, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन। पहले एसी के ऊपर 28% जीएसटी लगती थी। अगर 1 लाख की एसी है तो 1,28,000 रुपए तो उसके ऊपर जीएसटी हो जाती थी। तो 1,28,000 का वो एसी पड़ता था। अब ये 18% हो गया तो 10,000 कम हुआ ना सर। 1,18,000 की अब एसी पड़ेगी। चलिए, बाकी आपको पता है किचन में यूज होता है माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, फिर फर्नीचर, ब्रांडेड क्लॉथ, है ना, सोप, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, स्मॉल कार। अगर स्मॉल कार की बात हो रही जो 1200 सीसी के नीचे वाली कार है, जैसे मारुति 800, 800 सीसी की होती है ना, बात समझे। जब 800 मतलब 800 सीसी की है, रियल में वो तो होता है 796 सीसी का। अब 796 हो गया तो 800 बोल ही सकते हैं, इसीलिए उसका नाम होता है 800। किसी कार के पीछे देखोगे लिखा रहता है 1.6, 1.6 मतलब 1600 सीसी। 2.4 लिखा होता है 2400 सीसी, तो बड़ी कार हो गई, है ना। तो जो स्मॉल कार होती है जिसकी लेंथ लंबाई कितने से कम हो, 4 मीटर के अंदर हो, कितने मीटर के अंदर हो, समझ गए। नेक्स्ट क्या है, डीजल वाली कार में 1500 सीसी की बात हो रही है, यहां पे सीसी इन्होंने बढ़ा दिया, 1500 सीसी कर दिया। और हाँ, लेंथ वही 4 मीटर के अंदर होनी चाहिए। ऑटो में एम्बुलेंस, 3 व्हीलर, इन सब के ऊपर कितना परसेंट है, 18%। क्लियर है। 40% में क्या आएंगे, सिन एंड लग्जरी गुड्स, रेवेन्यू जनरेशन प्लस कंजम्पशन कंट्रोल जिसके ऊपर गवर्नमेंट को करना है, उनके ऊपर इन्होंने 40% लगा लिया। जिनके कंजम्पशन पे उसे क्या करना है, कंट्रोल लगानी है। लाइक टबैको, पान मसाला, लग्जरी कार, एसयूवीज। एसयूवीज का मतलब क्या होता है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, है ना। आजकल एसयूवी ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, है ना। तो ध्यान रहे, सिगरेट हो गया, पान मसाला हो गया, पैक्स हो गए, ये सब, और भी एसयूवी कार और हो गए, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये सब जो लग्जरी चीजें हैं, इन सब के ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो 40% कर दिया। जो मिड रेंज कार है, जो लार्ज कारें हैं, उनके ऊपर सीधे कितना लगेगा, 10 लाख की कार है तो 14 लाख की पड़ेगी सर। 4 लाख रुपए सीधे सीधे जीएसटी। जब इतने महंगी शॉप पाले हो तो इतना टैक्स तो दे ही सकते हो। तो 10 लाख की कार है ना, कंपनी 10 लाख लेगी, गवर्नमेंट बैठे बैठे 4 लाख ले लेगी, उसको कोई मेहनत नहीं करना। समझ रहे हैं। चलिए, तो यहां तक समझ गए सब लोग। बाकी आपने देख लिया 12%, 28% को रिमूव किया और नया टैक्स लाया कितना। तो ये था कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ अब एक क्वेश्चन होता है, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब अगर जीएसटी पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको ये समझना चाहिए, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, ये डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के नहीं। अब डीलर क्या कर रहे हैं सर, ध्यान रहे, व्हेन वी रिड्यूस इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स, इट इज नोन एज आईटीसी। अब सवाल उठता है सर, व्हाट इज इनपुट टैक्स एंड व्हाट इज आउटपुट टैक्स। तो खरीदते समय अगर कोई टैक्स देते हैं उसे हम इनपुट टैक्स बोलेंगे, बेचते समय कोई टैक्स देते हैं तो उसे आउटपुट टैक्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक परचेज किया 1,000 का सामान, इसके ऊपर मान लो 10% मैंने टैक्स दिया, कितना, 100 रुपए, है ना। तो टोटल मैंने सामान कितने का पड़ा होगा, 1100 का, सही है। तो ध्यान रहे, जो खरीदते समय जो मैंने टैक्स दिया ना, इसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स, और ये हमारी क्या हो जाती है, करंट एसेट है। मेरा टैक्स का पैसा मेरा गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, सही है। अब मैं इसी 1,000 के सामान को मैं 1500 में बेच रहा हूं, कितने में बेच रहा हूं, अगेन 10% टैक्स लग गया, मान लो 150 रुपए। तो मैं कस्टमर से कलेक्ट कितना करूंगा, 1500 रुपए तो सामान का ले रहा हूं। 1,000 रुपए के सामान में कितना प्रॉफिट जोड़ा, 500 रुपए, और उसको बेचा तो उस पर टैक्स भी लगा 10%, 150 रुपए। अब ये जो है ना, टोटल मैं उसे बेच कितने में रहा हूं, 1650 में, कितने में, 1650 रुपीज में। इसमें ये तो मैं अपनी जेब में डाल लूंगा, ये तो मेरी इनकम है, ये उठा के, ये तो गवर्नमेंट का टैक्स है सर, आउटपुट टैक्स इसको बोलते हैं। और ये जो आउटपुट टैक्स मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया है, ये मेरे लिए क्या हो जाती है, क्योंकि मेरा पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा, मुझे गवर्नमेंट को देना। फिर मैं जब गवर्नमेंट को देने जाता हूं 150 रुपए की, सर ये एक रहा 150 रुपए,
जो मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया था, है ना। फिर गवर्नमेंट ने कहा अच्छा इसी प्रोडक्ट के ऊपर आपने ऑलरेडी 100 रुपए दिया हुआ है, आप उसको क्या कर लो, लेस कर दो, यानी मुझे सिर्फ कितना दो, 50 रुपए। समझ रहे हो। तो यहां पे हमें आईटीसी कितने की मिल गई, 100 रुपीज की, यानी खरीदते समय जो मैंने टैक्स दिया था, जो इनपुट टैक्स मैंने पे किया था, उसकी क्रेडिट मुझे मिल, क्रेडिट मतलब यहाँ पे छूट समझ लो, खरीदते समय जो भी मैं टैक्स दूंगा ना उसकी मुझे छूट मिल जाती है आउटपुट टैक्स में से। अब इससे फायदा क्या हुआ, अगर मैं 150 रुपए पूरा दे दिया होता तो मैं एक ही सामान पे 2 बार टैक्स दिया होता, क्योंकि देखो इस 1500 में 1000 रुपए शामिल है, 1000 रुपए तो ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं, दोबारा नहीं ना दूंगा। अब मुझे टैक्स कितने पे देना चाहिए, मैंने इसमें कितना प्रॉफिट ऐड किया, 500 रुपए, तो मुझे टैक्स कितने पे देना चाहिए, 1000 रुपए तो मैं पहले दे चुका हूं, मुझे सिर्फ कितने पे देना चाहिए, 500 पे। तो 500 पे 10% कितना होता है, वही तो दे रहे हो, गवर्नमेंट तुमसे वही ले रही है। एक ही चीज पे डबल टैक्सेशन बोलते हैं उसको, कैस्केडिंग इफेक्ट, एक ही सामान के ऊपर 2 बार टैक्स ना लगे। तो गवर्नमेंट ने ये सिस्टम निकाला आईटीसी का, कि तुम डीलर हो, तुमने 1 लाख का माल खरीदा, उस पर टैक्स दे दियो, अब उस 1 लाख के माल को कितने में बेच रहे हो, 1,20,000 में, तो मुझे टैक्स कितने पे चाहिए, 20,000 पे। सही है। और आईटीसी किसे कहते हैं, आईटीसी कहते हैं इसी को, जो इनपुट टैक्स हम माइनस कर रहे हैं ना, इसी को हम आईटीसी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी आईटीसी कितना मिला हमें, 100 रुपए। तो खरीदते समय जो भी टैक्स हम देंगे वो मेरी करंट एसेट होगी, और जो भी लाइबिलिटी होगी आपकी टैक्स आउटपुट टैक्स में से, उसको इनपुट टैक्स को क्या करने वाले हम, माइनस। आईटीसी समझ में आया। तो यहां पे हम लोग शॉर्ट तरीके से समझे, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब टैली में स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज जीएसटी रेट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बिल्कुल, ऑन दिस प्रोडक्ट जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, दीज अट्रैक्ट ओल्ड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, उस पर पुराने टैक्सेस लगते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 4-5 चीजें आती है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, तो ये 5 चीजें आती है इसमें जिनके ऊपर पुराने टैक्सेस लग रहे। हाउ मेनी टाइप ऑफ डीलर अंडर जीएसटी, जीएसटी में मैं अगर रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं तो जो भी डीलर, बिजनेसमैन ही लेगा ना रजिस्ट्रेशन, हम आप तो लेंगे नहीं। तो जब डीलर रजिस्ट्रेशन लेता है तो डीलर कितने तरह के होंगे, तो देर आर 3 टाइप ऑफ डीलर अंडर जीएसटी। पहला अनरजिस्टर्ड डीलर, एनुअल टर्नओवर अप टू 40 लाख, गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में 20 लाख, है ना। अगर इसके नीचे है तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैंने नहीं लिया रजिस्ट्रेशन, मैं काम कर रहा हूं, तो मुझे क्या बोला जाएगा, अनरजिस्टर्ड डीलर। मुझे जीएसटी के कोई भी नियम कानून फॉलो नहीं करने, समझ रहे हैं। नाउ रजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड डीलर कब होगा, जब आपका 40 लाख क्रॉस कर रहा है, या फिर कोई तुम ऐसा कोई भी बिजनेस करो जिसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि तुरंत रजिस्ट्रेशन लो। बात समझे कि नहीं समझे। तो उस केस में सर डीलर रजिस्टर्ड होंगे, तो रजिस्टर्ड में भी 2 ऑप्शन है, कंपोजिट डीलर और, कंपोजिट डीलर मतलब छोटा डीलर, है ना। अब कोई छोटा डीलर कब होता है, जब उसका एनुअल टर्नओवर अप टू कितना होता है, 1.5 करोड़, सर्विस के केस में कितना, 50 लाख। समझ रहे हो। तुमने क्या कर रहा, तुम्हारा जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ के भी नीचे है, गुड्स के बिजनेसमैन हो, 1.5 करोड़ के नीचे टर्नओवर है, तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, कंपोजिट डीलर बन सकते हो। 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया तो नहीं, तब तो आपको कौन सा डीलर बनना पड़ेगा, रेगुलर डीलर। सर्विस डीलर हो, 50 लाख तक की सर्विस दे रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम यानी कंपोजिट डीलर बन सकते हो, 50 लाख से ज्यादा की सर्विस दे रहे हो तो रेगुलर डीलर। ये पॉइंट है, समझ में है। तो कंपोजिट और रेगुलर में क्या फर्क है, वही फर्क है जो घर में हमारे छोटे बच्चे और बड़े बच्चों की बात होती है। नहीं समझे, घर में छोटे बच्चे हैं आपके, वो छोटा डीलर है, तुम बड़े हो, तुम बड़े डीलर हो। अभी छोटा बच्चा कूद के तुम्हें ना एक थप्पड़ मार के चला जाए तो तुम रिप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, तुम उसको मारोगे, कहे तुम बड़े हो, तुमको समझना चाहिए, वो तो मान लो छोटा है, बदमाश है। नहीं समझे। वो गलतियां करें, उनके साथ खून माफ है, हम लोग गलती कर लें
डांट खा जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा। तो वही है, तुम्हारे ऊपर सारे नियम कानून लागू होते हैं, लेकिन उन छोटे बच्चों के ऊपर सारे नियम कानून लागू, तो वही छोटा बच्चा है कंपोजिट डीलर। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं प्रैक्टिकली कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो कंपोजिट डीलर और रेगुलर डीलर के बीच में क्या डिफरेंस? सबसे पहले कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस मतलब होता है पेपर वर्क, नॉर्मल लैंग्वेज में आप कह सकते हो पेपर वर्क। इनके ऊपर पेपर वर्क का लोड कम होता है, लो कंप्लायंसेस है, कम नियम कानून उन्हें फॉलो करने होंगे, और इनको सारे नियम कानून फॉलो करने हैं। इनवॉइस बिल बनाएंगे ये लोग, इनको ये लोग इशू करेंगे बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई में सिर्फ सामान का दाम होता है, नाम और दाम, और टोटल कर दो, दैट्स इट। तुम्हें ना टैक्स रेट से मतलब ना किसी चीज से मतलब है। इसमें टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, क्या सामान है, उसका क्या प्रोडक्ट का क्या कोड है, उसके ऊपर क्या उसका वैल्यू है, उसके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, 18%, 40%, जो पीछे पड़े हो वो सारे टैक्स में से कौन सा टैक्स लग रहा है, वो सब आपको मेंशन करना है। HSN कोड, SSE कोड, हर प्रोडक्ट की कोडिंग की गई उसको HSN कोड कहते हैं, सर्विस की कोडिंग की गई उसको सर्विस अकाउंटिंग कोड कहते हैं। तो कंपोजिट डीलर को इन सब कोड से कोई लेना देना नहीं है, इनको अपने बिल में ये सब मेंशन नहीं करना, लेकिन इनको मेंशन करना है सर। हर प्रोडक्ट का कोड ढूंढिए, लैपटॉप बेचो तो लैपटॉप का क्या कोड होता है, प्रिंटर बेचो प्रिंटर का क्या कोड होता है, पेन ड्राइव बेचो पेन ड्राइव का क्या HSN कोड है, नहीं समझे? सबका HSN कोड अलग अलग है, आपको मेंशन करना है। टैक्स रेट डीलर वाइज रेट होता है इसमें। कंपोजिट डीलर का सिंपल रेट है, अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो या डीलर हो, तुम्हारे पेठा बनाने की फैक्ट्री है, तुम बेकरी हो, केक बनाते हो, बात समझे, तुम नमकीन बना रहे हो, नमकीन की फैक्ट्री है तुम्हारी। होते ना छोटे छोटे फैक्ट्रीज होते हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये लोग। तो ये छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, आप मैन्युफैक्चरर या डीलर हो, आप 1% टैक्स दे दो सर, आपको इससे कोई मतलब नहीं प्रोडक्ट के ऊपर क्या रेट लग रहा है। आप टोटल सेल देख लेना, 3-3 महीने पे आपको टैक्स देना, 3 महीने में कितना सेल कर दियो, 3 महीने में 1 लाख की सेल कर दियो, ऐसा करो 1% टैक्स दे दो, 1,000 रुपए। 2 लाख की सेल करिए, 2,000 टैक्स दे दो, सीधा सीधा। रेस्टोरेंट हो, तुम रेस्टोरेंट हो, छोटे बिजनेसमैन, 1.5 करोड़ के नीचे टर्नओवर है, ऐसे करो, तुम क्या करना, जितना भी सेल होगा उसका 5% टैक्स दे देना। कितना परसेंट? सर्विस प्रोवाइडर हो तो कितना दे देना, 6%, ठीक है ना। लेकिन अगर आप रेगुलर डीलर हो, तब तो सर आपका टैक्स का रेट कैसे लगेगा, प्रोडक्ट एंड सर्विस वाइज रेट लगेगा, वही जो पीछे पड़े, 0.25, 3%, 5%। अगर तुम कोई बिलिंग कर रहे हो उसमें 18% वाला भी है, 5% वाला भी है, 40% वाला, सबकी बिलिंग प्रॉपरली आपको करनी होगी। GST रिटर्न, ये लोग कंपोजिट डीलर 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल करते हैं, उनका रिटर्न का फॉर्म नंबर ये है GST CMP 08, है ना। 3-3 महीने पे अपना ब्यौरा देते हैं, नहीं साल भर में 4 बार अपना ब्यौरा गवर्नमेंट को देते हैं। रिटर्न मतलब गवर्नमेंट को डिटेल देना, गवर्नमेंट को बताना कि मैंने कितना सेल किया, उस पर कितना टैक्स बना, कितना टैक्स आपको जमा किया। लेकिन इनको मंथली रिटर्न फाइल करना होता है, GSTR 1 और GSTR 3 भी, 2 रिटर्न इनको फाइल करना होता है हर महीना। तो कंप्लायंसेस किसको ज्यादा करना पड़ रहा है, रेगुलर को। कंपोजिट का तो बहुत आसान है, साल में सिर्फ 4 बार, इनको 12 बार, और हर महीने 2-2 रिटर्न है, नॉट सिंगल रिटर्न नहीं है, 2-2 रिटर्न है। एनुअल रिटर्न साल में इनका रिटर्न जाता है, GSTR 4 में, इनका GSTR 9 में। ये क्या है सर, फॉर्म नंबर है, जिस फॉर्म से भरते हैं हम लोग, सब ऑनलाइन है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होता। इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते हैं। एक कंपोजिट छोटा डीलर हो ना बेटा, छोटा बच्चा हो, घर के बाहर निकलना नहीं है तुमको, गेट बंद है तुम्हारे लिए, समझ रहे हो। तुम मतलब स्टेट से बाहर नहीं जाके सामान बेच सकते हो, खरीद सकते हो, बेच नहीं सकते हो। और ये सर आप तो अलाउड है सर, आप जब भी कहीं से भी खरीदो, कहीं भी बेचो, कोई टेंशन नहीं। ITC क्लेम, अभी पीछे पड़े ना ITC, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस होता है, कंपोजिट डीलर को ITC नहीं मिलती, आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। यानी खरीद रहे हो 100 रुपए का सामान, उस पर 10 रुपए टैक्स, 110 रुपए कॉस्ट मान लो, क्या मान लो, उसमें वो तुम्हारा कुछ माइनस होने वाला नहीं है। ITC किसको मिलता है, रेगुलर डीलर्स को ITC मिलता है, समझ रहे, वो ITC क्लेम करेगा। तो दीज आर कुछ डिफरेंसेस है
बाकी पढ़ोगे धीरे धीरे और डिफरेंसेस पता चलेंगे। व्हाट इज जीएसटी आई एन? हाँ, जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हो, क्या लेते हो? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हो, आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ, आइदर आप कंपोजिट डीलर बनोगे या रेगुलर डीलर बनोगे, आपको जब रजिस्ट्रेशन हो आपको जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। ठीक है ना? ठीक है ना? When a dealer get registered under GST, then GSTIN is allotted having 15 digit. कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट। नाउ जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म क्लियर हो गया सबको, कितने इस तरह का नंबर होता है। इसमें जो शुरुआत के जो 2 डिजिट होते हैं स्टेट कोड को डिनोट करते हैं। 09 स्टेट कोड है। फिर नेक्स्ट 10 डिजिट होता है वो पैन नंबर होता है, यानी ये जो 10 डिजिट है ये क्या है? आपका पैन नंबर है। फिर ये जो 1 लिखा है वो एंटिटी कोड है। जेड लिखा है ये फ्यूचर यूज के लिए रखती है जीएसटी डिपार्टमेंट। चेक डिजिट एन जो लिखा है वो चेक डिजिट होता है। चेक डिजिट मतलब जब भी आप कहीं भी जीएसटी नंबर डालते हो उसी से वो इंडेक्सिंग करेगा, उसको चेक करेगा सही है कि नहीं सही है। फ्यूचर यूज वाला बता दिया था मैंने, क्या बताया था? पहला बिजनेस रजिस्टर्ड हो रहा है तो पहला है, दूसरा बिजनेस तो दूसरा है। बिल्कुल सही। 10वां 11वां जब होगा तो 10वां जब होगा तो एजेड हट के 0 हो जाएगा, है ना? व्हाट इज एचएसएन? Every product is defined by a code known as HSN. The full form HSN stand for Harmonized System Nomenclature. Like this one, लैपटॉप का HSN कोड ये। किसी का भी HSN कोड ढूंढना है आपको सिंपल सा कहा जाना है गूगल पे। ठीक है ना? यहाँ पे जाइए, यहाँ पे गूगल ओपन कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए HSN ऑफ वॉशिंग मशीन। तो यहाँ देखो दिखा गया इसका HSN कोड क्या है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का ये है HSN कोड। अदर मशीन बिल्ट इन जो भी है दिस वन है। समझ रहे? सबका अलग अलग। तो कंप्लीट जो होता है वो 8 डिजिट का होता है। ये जो होता है ये हेडिंग होता है, उसके अंदर ही देखो सब ये 8450 सबका कॉमन है, उसी के आगे सब चेंज होता जा रहा है। उसमें प्रोडक्ट को क्लासीफाई कर दे रहे हैं लोग। चलिए ये तो बात समझ में आ गई। सर्विस की कोडिंग एसएससी, एवरी सर्विस इज डिफाइंड बाय अ कोड नोन एज एसएससी, सर्विस अकाउंटिंग कोड। लाइक दिस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज का ये होता है। इसमें ज्यादातर देखोगे सर्विस अकाउंटिंग कोड 6 डिजिट का होता है, प्रोडक्ट का क्या होता है 8 डिजिट होता है। ठीक, ढूंढोगे कैसे? सेम ऐसे ही गूगल जाके आप कर लो, मिल जाएगा। ना व्हाट इज ई वे बिल? ई वे बिल क्या होता है? गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉ में एक और चीज अनाउंस किया है। क्या चीज? एन ई वे बिल is an electronic document required under India's goods and service tax system for the movement of goods. गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? मूवमेंट ऑफ गुड्स को देखना चाहती है, कहां से कहां सामान जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स को ट्रेस करने के लिए। इट इज मैंडेटरी टू फॉर कंसाइनमेंट विद अ वैल्यू एक्सीडिंग 50,000। अगर 50,000 से ज्यादा का कंसाइनमेंट यानी गुड्स भेज रहे हो एंड इज जनरेटेड ऑनलाइन थ्रू द ई वे बिल पोर्टल, और इसको आपको ई वे बिल पोर्टल से इसे जनरेट भी करना है। ई वे बिल एग्जैक्टली क्या होता है? ऑनलाइन आपको जाना है, ई वे बिल की साइट होती है, वहां पे आपको क्या करना है? आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। अगर गुड्स कितने से ज्यादा का सामान इधर से उधर भेज रहे हो, 50,000 से ज्यादा का। बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग है नियम, लेकिन फिलहाल तो यूपी में तो यही है लिमिट। यहाँ पे किसकी बात करें हम लोग? ई वे बिल। ठीक, ई वे बिल की अपनी एक क्या है साइट है, देखो eWayBillGST.gov.in। तो इसमें आप बताते हो हम कहां से सामान कहां पे भेज रहे हैं, है ना, और सामान में क्या क्या सामान जा रहा है उसका पूरा डिटेल। तो ये होता है ई वे बिल की साइट।
लॉगिन पे नहीं जाना है सर, होम पे जाना है। ठीक, तो ये बेसिकली वो जगह होती है जहां से हम लोग क्या करते हैं, ईवे बिल जनरेट करते हैं। आपको पता है मोबाइल ऐप भी है, वहां से भी ईवे बिल जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ईवे बिल का मतलब क्या है, जब भी हम सामान इधर से उधर मूव करेंगे हमें ईवे बिल, और यानी ट्रक में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ट्रक में एक तो आपका गुड्स होगा जो आप भेज रहे होगे, गुड्स का बिल होगा, टैक्स इनवॉइस है ना, या बिल ऑफ सप्लाई। और क्या होना चाहिए उसके अंदर, ईवे बिल। तो ईवे बिल कोई अलग से नहीं होता है, उस ईवे बिल एक नंबर होता है डिजिट, 12 डिजिट का। वो नंबर उस पर बस मेंशन कर दो बिल के ऊपर। जब ईवे बिल का नंबर हम जनरेट करते हैं उसको ईबीएन कहते हैं, ईवे बिल नंबर। कितने डिजिट का होता है? ईवे बिल नंबर is unique 12 digit number automatically generated by goods and service tax portal when the supplier recipient transfer। कोई भी जनरेट कर सकता है, सप्लायर भी बना सकता है, रेसिपिएंट भी बना सकता है, या ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है, तीनों में से कोई भी बना सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर तो कभी बिना जीएसटी ईवे बिल के सामान नहीं ले जा सकता, पता है क्यों? अगर बिना ईवे बिल के सामान ले गया, 50,000 ज्यादा की वैल्यू हुई, और अगर पकड़ा गया तो गुड्स तो जब्त होगा बेटा, उसका ट्रक भी वहीं पे खड़ा हो जाएगा। तो वो कभी ये गलती नहीं करेगा, बिना ईवे बिल के सामान नहीं ले जाएगा। दिस नंबर serves the official tracking identification for the transportation of goods valued over 50,000। अब दो इंटरेस्टिंग सप्लाईज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होता है कंपोजिट सप्लाई, एक होता है मिक्स सप्लाई। व्हाट इज दिस? कंपोजिट सप्लाई होती क्या है? A composite supply is a bundle of two or more supplies that are naturally bundled and sold together in the ordinary course of business। जिनको साथ में बेचा जाता है, जहां पे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट होते हैं जिनको, जो कि नेचुरली बंडल्ड है, उनको साथ में बेचा जाता है। वन ऑफ दिस सप्लाईज इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। इसमें से कोई एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होता है, एंड द अदर आर एंसिलरी टू इट। बाकी एंसिलरी मतलब सहायक, हेल्पिंग। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन खरीदते हो, तो जब मोबाइल फोन खरीदते हो तो मोबाइल फोन में उसका चार्जर होता है, सिम इजेक्टर होता है, उसका मे बी पैनल भी सब दे देते हैं, है ना? पैनल कह रहा हूं, कवर कहते हैं ना, कवर। एसी खरीदते हो, एसी मिलता है, एसी का रिमोट मिलता है, एसी के साथ और भी कुछ एक हैंगर उंगर टाइप का इक्विपमेंट्स में मिलता है। टीवी खरीदते हो, टीवी मिलता है, रिमोट मिलता है ना? प्लस उसका हैंगर मिलता है या स्टैंड मिलता है। तो ये सब चीजें मिलती हैं सर। ये सब क्या है सर? ये सब है सर एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट सप्लाई। जबकि टीवी का जीएसटी रेट अलग है, रिमोट का जीएसटी रेट अलग है। बात समझे? तो इस तरीके से अगर हम गाड़ी खरीदते हैं ना, बाइक खरीदते हो तो बाइक मिलता है, उसके साथ लूज टूल्स मिलता है, औजार भी होता है उसी के अंदर फर्स्ट एड किट भी होता है, 5 सर्विस भी देते हैं फ्री। सबका दाम इकट्ठा जोड़ के हमसे लेते हैं। लेकिन गाड़ी हम खरीदने क्या गए थे? वो फर्स्ट एड किट खरीदने गए थे? नहीं। प्रिंसिपल सप्लाई क्या थी? बाइक। प्रिंसिपल सप्लाई क्या थी? मोबाइल। चार्जर नहीं, हम मोबाइल खरीदने गए थे। हाँ, लेकिन वो नेचुरल बंडल है, हमको पता है खरीदेंगे तो उसके साथ चार्जर भी वो देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। सॉल्व तो जीएसटी रेट कौन सा लगेगा? चार्जर का या किसका? जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा ना, उसका जो जीएसटी रेट होगा वही सब पे लग जाएगा। आपको पता है फर्स्ट एड किट पे कोई जीएसटी नहीं लगती। लूज टूल्स का जीएसटी रेट अलग है, गाड़ी का जीएसटी रेट अलग है। लेकिन जब सबको मिला के दिया जाएगा, सबका दाम जोड़ा जाएगा, सब पे वही रेट लग जाएगा जो रेट किसका होगा। तुम आटे की बोरी खरीदते हो, जब आटा खरीदो ना, आशीर्वाद आटा, तो आशीर्वाद आटा खरीद रहे हो, आटे के ऊपर पता है ना 5% जीएसटी है। लेकिन जो उस पॉली बैग के ऊपर जानते हो कितना परसेंट? 18% जीएसटी है। अब क्या लगेगा फिर जीएसटी का रेट? तुम तो आटा खरीदने गए थे ना सर, तो कंप्लीट पे कितना लगेगा? 5% लगेगा, 18 नहीं लगेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है नेचुरली बंडल। ठीक है, तो कंपोजिट सप्लाई में जीएसटी का रेट कुछ ऐसे डिसाइड होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन कई लोग तुमसे पूछ सकते हैं कि मान लो ये सामान बेच रहे हैं, इस पे ये जीएसटी, इसमें ये जीएसटी, इस पे ये जीएसटी, बताओ कौन सा रेट लगेगा? कहते हैं सर प्रिंसिपल सप्लाई वाला जो जीएसटी रेट है वही कम सब पे लग जाएगा। नाउ व्हाट इज मिक्स सप्लाई? मिक्स सप्लाई काफी हद तक देखने में कंपोजिट सप्लाई जैसी लगती है, बट होती नहीं है।
तो मिक्स सप्लाई कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट गुड्स, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट गुड्स, इंडिपेंडेंट समझते हैं ना, उसको अलग अलग बेच सकते हो लेकिन फिर भी उसको जोड़ के एक कंबाइन करके तुम बेच रहे हो, या सर्विसेज दैट आर बंडल टुगेदर एंड सोल्ड फॉर सिंगल प्राइस, उसको एक बंडल बना के एक सिंगल प्राइस में बेच रहे हो, बट आर नॉट नेचुरली बंडल, वो नेचुरली बंडल नहीं है। ईच ऑफ दीज आइटम कुड हैव बीन सप्लाइड सेपरेटली, उन सबको अलग अलग भी आप बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट हैम्पर, दिवाली में इतने सारे नहीं वो आए थे बॉक्स, गिफ्ट हैम्पर आज भी जाओ बेकरी के पास रहता है, बर्थडे उड्डे में देना है, चॉकलेट रहता है, उसी में चिप्स रहता है, उसी में कोल्ड ड्रिंक का केन भी डाल देंगे, है ना, बेचते हैं। तो वो क्या है, मिक्स सप्लाई सर, कंपोजिट नहीं है, वो क्या है, जबरदस्ती बंडल बनाए गए, वो बंडल है नहीं। 5 किलोग्राम सर्फ एक्सेल खरीदोगे तो बकेट फ्री मिल रहा है उसके साथ, तो ये क्या है, कंपोजिट है सर, तो मिक्स है, मिक्स है, ठीक है। तो इस केस में जीएसटी का रेट कैसे लगेगा, हम एक बास्केट दे रहे हैं, उसी के अंदर चॉकलेट भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, सब कुछ है, तो ध्यान रहे उन सभी में जो सबसे हायर रेट ऑफ जीएसटी होगा वही टोटल पे लग जाएगा, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो मिक्स सप्लाई का जीएसटी रेट अलग तरीके से डिसाइड होता है, कंपोजिट सप्लाई का जीएसटी रेट अलग तरीके से डिसाइड होता है, ठीक। वही है टैक्स ट्रीटमेंट डन बाय कंपोजिट एंड मिक्स, बता दिया मैंने। कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है, एंटायर कंपोजिट सप्लाई विल बी टैक्स जीएसटी रेट एप्लीकेबल द प्रिंसिपल सप्लाई वाला। मिक्स सप्लाई में क्या होगा, जीएसटी टैक्स रेट कैसे होता है, हाईएस्ट जीएसटी रेट है ना, जो भी आइटम्स में होगा उसका लगेगा। अब 3 क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चन, देखो टोटल ये 25 क्वेश्चन मैंने बनाए। जिन्होंने ये 25 क्वेश्चन का आंसर समझ लिया या इन क्वेश्चन का जवाब तुम्हें मिल गया, तो आपने एक तरह से जीएसटी काफी हद तक समझ लिया, मतलब उतना समझ लिया जितना टैली करने के लिए जरूरी है, ठीक है। और बिना इनको अगर समझेगा टैली स्टार्ट कर रहे हो तो सर प्रॉब्लम है आपके लिए, ठीक। नाउ व्हाट इज जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न्स क्या होता है, रिटर्न मतलब वापसी नहीं है, यहां जीएसटी रिटर्न्स का मतलब होता है ब्यौरा, हम गवर्नमेंट को क्या भेज रहे हैं, डिटेल्स, लिखा भी है। अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न इज डॉक्यूमेंट that a registered taxpayer files with tax authorities to report their business financial activities। वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, अपने पूरी फाइनेंशियल एक्टिविटीज बता रहा है। द रिटर्न प्रोवाइड द डिटेल अकाउंट ऑफ सेल, वो ये बता रहा है कि मैंने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, कितना टैक्स कलेक्ट किया एंड कितना टैक्स पेड किया फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। तो ये सारा जो ब्यौरा हम देते हैं ना गवर्नमेंट को, इसी को हम बोलते हैं जीएसटी रिटर्न्स। This information is used to calculate the taxpayer the net tax liability, ये जीएसटी लाइबिलिटी। और ये सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट मांगती है, गवर्नमेंट कहती है सेल्फ असेसमेंट है, खुद भरो, खुद बताओ कितना सेल किया, कितना परचेज। हम तुम्हें ईमानदार मानते हैं, क्या मानते हैं, और ये पावर देते हैं, खुद बता दो कितना सेल कितना परचेज, ठीक। और ध्यान रहे ये पावर दिए तो अगर इस पावर का गलत यूज किए तो तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी भी अच्छा चार्ज करेंगे। अगर मुझे शक होगा तो मैं जांच करूंगा, ऑडिट करूंगा, और ऑडिट में तुम पकड़े गए तो तुम्हारे ऊपर अच्छे से पेनाल्टी चार्ज करूंगा, ध्यान रहे। इसीलिए नॉर्मली कोई डीलर इस तरह की गलतियां नहीं करता है, ठीक है। और रेगुलर डीलर, हम रेगुलर डीलर का पॉइंट समझ रहे हैं, कंपोजिट डीलर नहीं, है ना। तो एक रेगुलर डीलर फाइल विच रिटर्न्स एंड व्हाट इज द शेड्यूल। रेगुलर डीलर क्या फाइल करता है, जीएसटीआर 1 फाइल करता है, जिसमें वो आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल की डिटेल देता है। कब तक देना होता है, अगले महीने की 11 तारीख को, यानी समय अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर खत्म है, 11 नवंबर को, 11 नवंबर तक लास्ट डेट है, 11 नवंबर तक मुझे अपनी सेल की डिटेल दे देनी है कि सितंबर अक्टूबर में मैंने कितना सेल किया, उसका ब्यौरा मुझे 11 तारीख तक दे देना है। और उसका ब्यौरा देने के लिए एक फॉर्म होता है, ऑनलाइन ये होता है, उस फॉर्म को बोलते हैं क्या है, जीएसटीआर 1। जीएसटी समझ रहे हो, आर फॉर रिटर्न्स, रिटर्न 1। फिर एक फाइल करना होता है जीएसटीआर 3B, ये मंथली रिटर्न होता है। ये कब तक फाइल करना होता है, अगले महीने के 20 तारीख को। 11 तक मुझे जीएसटीआर 1 फाइल कर देना है और 20 तारीख तक मुझे क्या फाइल कर देना है, जीएसटीआर 3B, जो मंथली रिटर्न होता है, जिसमें हम बताते हैं कितना मेरा आउटपुट टैक्स हुआ, कितना इनपुट टैक्स मेरा माइनस होना चाहिए और कितना टैक्स मेरे को देना। सर ये जो बीच में जीएसटीआर 2A 2B क्या होता है,
इसमें परचेज की डिटेल आती है और ये डायनेमिक होता है, ऑटोमेटिक क्रिएट होती है, हमें नहीं बताना है। परचेज की डिटेल अपने आप आ जाती है। वो कैसे? जैसे मैं सेल की डिटेल बता रहा हूं ना, मैंने इनके जीएसटी नंबर को सेल किया है, तो इनके जीएसटी पोर्टल पे अपने आप आ जाएगा कि इनके परचेज की डिटेल मैंने भरा, तो इनके में परचेज में दिखने लगेगा। मैंने अगर नहीं दिखाया सेल इनका कि मैंने इनको सेल किया, तो इनके परचेज में नहीं आने वाला। यानी मेरे ऊपर आपका रिटर्न डिपेंड होता है। तो जिससे भी मैंने सामान खरीदा उस वो टाइम से रिटर्न फाइल करेगा, तो मेरे 2A में परचेज की डिटेल आ जाएगी। और परचेज की डिटेल आना जरूरी है, क्यों? क्योंकि उसी के आधार पर मुझे क्या मिलेगी? आईटीसी। मैंने तुमने 1 लाख का परचेज किया था, उस पर 18% जीएसटी था। तुम अगर 11 को रिटर्न फाइल करोगे तो मेरे 2A में आ जाएगा, लेकिन तुमने फाइल ही नहीं किया, तो मुझे वो 18,000 की आईटीसी नहीं मिल पाएगी। तो मैं दोबारा तुमसे कभी खरीदारी करूंगा नहीं। और ये 2B क्या होता है सर? स्टैटिक डिटेल्स होता है, इनवर्ट सप्लाई ऑफ आईटीसी। ये 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होता है। अब 2A और 2B में मतलब क्या फर्क है, इतना समझ लो। जैसे ही मान लो इन्होंने अप्रैल का रिटर्न नहीं फाइल किया था, अप्रैल का मैंने इनसे खरीदारी उसका डिटेल नहीं भरा था, इन्होंने वो डिटेल जुलाई में भर रही है। अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई में ये ना अप्रैल वाली जो इनसे खरीदारी मैंने किया था, नहीं इन्होंने जो मेरे को सेल किया था अप्रैल वाला, वो कब फाइल कर रही है? जुलाई में। ठीक है बेटा, तो जब फाइल करेंगी तो मेरे 2A में ये डायनेमिक होता है। 2A में मेरे अप्रैल में ही आईटीसी शो करेगा। अब मैं तो जुलाई का रिटर्न फाइल मेरे कहां देखने वाला हूं? कब का? अप्रैल में थोड़ी ना बैक जाके देखने वाला हूं। तो 2A में तो किस में दिख जाएगा मेरा आईटीसी? मेरा पीछे ही चला जाएगा अप्रैल में। लेकिन 2B में ये स्टैटिक होता है। अगर ये जुलाई में फाइल करेंगे ना अप्रैल का, तो मेरे जुलाई वाले रिटर्न में आईटीसी दिखने लगेगा। तो मैं अप्रैल में तो आईटीसी नहीं क्लेम करूंगा ना, अब मैं जुलाई में आईटीसी क्लेम उसका कर सकता हूं। तो इन दोनों में कौन सा बेटर है बताओ? 2B ज्यादा बेटर है। और ये कब तक मेरा हो जाता है? 14 तक आप इसको चेक कर लो, आपका दिख जाएगा, क्योंकि इतने तक रिटर्न फाइल हो जाता है। थोड़ा सा ये है, मानते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। व्हाट इज लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी एंड विच चालान इज यूज्ड? जीएसटी पे करने का लास्ट डेट क्या होता है? वही जो रिटर्न फाइल करने का लास्ट, 3B का जो लास्ट डेट होता है ना, वही इसका भी। तो नॉर्मली आप 20 तारीख बोल सकते हो। और जीएसटी का जो पेमेंट होता है उसके लिए चालान यूज करते हैं, चालान फॉर्म। जैसे नहीं पुलिस वाले ट्रैफिक वाले तुम्हारा चालान काट देते हैं। चालान का मतलब क्या होता है? जिसके थ्रू गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, वो चालान काटेगा तो पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा। जो ट्रैफिक वाला चालान काटता है उसका चालान फॉर्म नंबर कुछ होता होगा, वो आप लोगों को पता भी नहीं है ना। लेकिन गवर्नमेंट को पैसा जमा करते हैं ना, जीएसटी का पैसा इस चालान से जमा करते हैं। जीएसटी पीएमटी मतलब पेमेंट 06 नंबर का चालान होता है, इसके थ्रू गवर्नमेंट को जमा करते हैं। इनकम टैक्स जमा करने के लिए चालान यूज होता है 280 नंबर का चालान। मतलब गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए जो फार्म भर के जमा करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? चालान। जब बैंक में पैसा जमा करते हो पे स्लिप भर के, गवर्नमेंट को पैसा जमा करते हो किससे? चालान के थ्रू। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पेमेंट मेथड्स अवेलेबल टू पे जीएसटी? जीएसटी पेमेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड है? ऑनलाइन जमा कर सकते हो। ऑनलाइन में क्या क्या मेथड है? और सबसे आसान यूपीआई, क्यूआर स्कैन करो पेमेंट कर दो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और ऑफलाइन भी जमा कर सकते हो, ओटीसी मतलब काउंटर पे जाके बैंक में आप जमा कर सकते हो। पेमेंट एट ऑथोराइज बैंक है ना, जैसे बहुत सारे बैंक, नॉर्मली सारे शेड्यूल्ड बैंक, मोस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक अथोराइज्ड है। हाँ, लेकिन वहां पे मैक्सिमम चालान में कितना अमाउंट हो सकता है? 10,000 से ज्यादा आप ओवर द काउंटर जमा नहीं कर सकते। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 ज्यादा है तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ठीक, दैट्स इट। तो ये था पूरा जीएसटी का थ्योरी। 25 क्वेश्चन में मैंने काफी हद तक जीएसटी के लगभग सारे जो क्वेरी आपको समझा दिया है। अब इनकी जरूरत पड़ेगी हम लोग जब जीएसटी का प्रैक्टिकल करेंगे। दिस वन, ये है असाइनमेंट अब आपका। सबसे पहले क्रिएट अ कंपनी यूपी स्टेट न्यूरा कंप्यूटर्स के नाम से बना लीजिएगा। स्टूडेंट नेम A12,
25-26 की कंपनी होनी चाहिए। मेलिंग नेम क्या होना है, एड्रेस क्या होना है। एड्रेस के लिए देखो मैंने बोल दिया है आपको, एड्रेस के लिए रेफर करा दिया है, रेफर GSTRE06। ये क्या है सर, कोई भी कंपनी जब रजिस्ट्रेशन लेती है ना तो उसको ये सर्टिफिकेट मिलता है, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 06 नंबर से। आपने ज्यादातर शॉप में देखा होगा, शॉप में ये ना फ्रेम करके सामने लगा के रखे रहते हैं, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो यहां पे आप उसका एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस दिया है ना, तो ये एड्रेस आपको मेंशन कर देना है। बाकी स्टेट, ईमेल आईडी, वेबसाइट, कंपनी क्रिएट हो जाएगी, एड्रेस आप ये यूज कर लेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद ये तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी है इनका, GSTN नंबर 15 डिजिट का। आपको F11 जब आप जाते हो GST ऑन करना है, इस बार GST नंबर ये सब मेंशन करना है ना। GST नंबर मेंशन करने के बाद आप कौन से डीलर हो ये बताना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर हो, कंपोजिट हो, तो कौन से डीलर हो, रेगुलर हो, उत्तर प्रदेश के डीलर हो। ईवे बिल बनेगा कि नहीं, ईवे बिल एप्लीकेबल है, बिल्कुल है 1 अप्रैल से। बस बाकी सब एज इट इज रहने दीजिएगा, धीरे धीरे बाकी चीजें समझाएंगे। बैलेंस शीट है, ओपनिंग चढ़ा देंगे। कंपनी हैज 2 गोडाउन, दुर्गाबाड़ी एंड बख्शीपुर गोडाउन। गुड्स परचेज एंड स्टोर इट एट दुर्गाबाड़ी, है ना। तो हमने क्या किया, गुड्स खरीदना है और उसको दुर्गाबाड़ी में, मैंने थोड़ा सा इनवाइस चेंज कर दिया तो आप लोगों को भी चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिग्मा IT सुपर स्टोर है ना, लखनऊ का, इनसे हम लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ईमेल आईडी है, सब परचेज कर रहे हैं, ठीक है। किसके नाम पे बिल बन रहा है, हमारे नाम पे बिल रहा है, हमारी कंपनी न्यूएरा कंप्यूटर्स, हमारे नाम पे बिल बन रहा है। क्या क्या है, ये क्या है, ये ध्यान है, नंबर है, काइंड्स ऑफ पैकेज है, इस पे मत ध्यान देना, पीस उस नहीं है, ये पैकेजिंग है। यहां पे ध्यान रहे 50 पीस है, ठीक है, 10,000 के रेट से 5 लाख। LG LED मॉनिटर है 32 इंचेस का, 60 पीस है, 5,000 का, 3 लाख। टोटल 8 लाख की बिलिंग हो रही है। CGST HST लग गया 9,44,000, ठीक। तो ये बिल हमें मिला है किससे, सिग्मा IT स्टोर से। प्लस यहां तो ईवी बिल नंबर भी आपको दे रखा है, और ये इनवाइस नंबर है, ठीक है। हम परचेज बिल नंबर हम लोग लिख लेंगे। टर्म्स ऑफ डिलीवरी 10 दिन ऑर्डर के अंदर पेमेंट करना है। कितने दिन के अंदर पेमेंट करना है, 30 दिन के अंदर, यानी क्रेडिट डेज मिला है, कितना दिन मिला है, 30 दिन का। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सो ये आपको करना है। So that's it for today's lecture. The rest of the part will cover tomorrow.